Hello all. Welcome back everyone to the lecture series of antenna and wave propagation. तो इस लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5. इस पर्टिकुलर लेक्चर में मोड्स ऑफ प्रोपगेशन जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में भी जानेंगे. मगर उससे पहले देख लेते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन कुछ किस तरीके से है, क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से, किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे. ओवरऑल जितना भी इसका लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है वो है मोड्स ऑफ प्रोपगेशन पे डिपेंडेंट. 3 तरीके के मोड्स हैं जिसको हम अर्थ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं: ग्राउंड वेव, स्काई वेव एंड स्पेस वेव. इन्हीं पर्टिकुलर वेव प्रोपगेशन मैकेनिज्म के बीच में ही हम सारे ये यूनिट को कवर करेंगे. जैसे नॉर्मल ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के अंदर हम एक एंटीना से दूसरे एंटीना में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं. ये सिंपल हमारे प्रोपगेशन जो कर्वेचर ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंगली चलती है. स्काई वेव जो आइनोस्फेयर से लौट कर आती है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद ये सारे मैकेनिज्म भी हमें पढ़ने होंगे. साथ ही साथ सिलेबस में मेंशन्ड टर्मिनोलॉजीज जैसे रे पाथ, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल, ये सारी चीजें. उसके बाद लास्ट रह जाता है स्पेस वेव प्रोपगेशन एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. ये दोनों टॉपिक हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और फर्दर आगे के टॉपिक आगे के लेक्चर्स में आएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स इनका स्पेक्ट्रम 0.001 to 10⁻16 हर्ट्ज होता है. क्योंकि ये इस रेंज में है इनको हम रेडियो वेव्स के नाम से भी जानते हैं. या तो हम ये कहें ईएम वेव प्रोपगेशन या कहें रेडियो वेव प्रोपगेशन, इन दोनों को ही एक ही मतलब से जाना जाता है, या सिंपल कहें वेव प्रोपगेशन. सो ये तो हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन की बात. अब इस पर्टिकुलर यूनिट को या कहें ये पर्टिकुलर आने वाले जो लेक्चर्स हैं किस तरीके से हैं मैं आपको बता दूं. मैंने आपको अभी बताया कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, उसके बाद स्काई वेव प्रोपगेशन, उसके बाद स्पेस वेव प्रोपगेशन. तो ये सारे के सारे जो वेव प्रोपगेशन है यहाँ आप देख सकते हैं. इस डायग्राम से चलिए समझते हैं. सपोज ये मेरा ट्रांसमिशन एंटीना है और ये मेरा रिसीवर एंटीना है. अब एक तरीका तो ये है सिंपल, मैंने इस एंटीना से भेजा, कर्वेचर को फॉलो करते हुए ये सीधा RX पे रिसीवर एंटीना पर गया और हमने इंफॉर्मेशन को ले लिया. डायरेक्टिविटी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में ये चलती है जहां पर हम फ्री स्पेस मानते हैं, जिसकी म्यू की वैल्यूज भी हम यूनिटी लेकर चलते हैं. इसको हम कहते हैं ग्राउंड वेव, जो अर्थ के पास पास ही चलता है, कर्वेचर के साथ साथ ही चलता है. दूसरा मैकेनिज्म कि ट्रांसमीटर से वो आइनोस्फेयर तक जाता है, यहाँ आयंस प्रेजेंट है, वहां से रिफ्लेक्ट होके या कहें रिफ्रैक्ट होके, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या स्नेल्स लॉ के करस्पॉन्डिंगली ये वापस लौट के आता है और रिसीवर पर मिल जाता है. ऐसे प्रोपगेशन हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं. इसके बाद तीसरा आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसको हम स्पेस वेव ट्रांसमिशन बोलते हैं. इसके अंदर कर्वेचर का कोई रिलेशन नहीं होता, सीधा यहां से डायरेक्टिव बीम भेजी और सीधा हमें मिल गई रिसीवर एंटीना पे. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेव. इसके अंदर रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम करा सकते हैं. सो दीज आर ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ वेव प्रोपगेशन, और वी कैन से द अर्थ रिफ्लेक्शंस. सो इन फ्री स्पेस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो हम कंसिडर करते हैं. वहां कोई सॉलिड बॉडी नहीं होगी, आयोनाइज्ड पार्टिकल नहीं होंगे. बट इन एक्चुअल एनवायरमेंट वहां ऑब्स्टेकल्स भी होंगे, डिसकंटिन्यूटीज भी होंगी, और साथ ही साथ अलग अलग मीडियम में, सर्दी में, गर्मी में, अलग अलग मीडियम में उस वेव को ट्रेवल करना होगा. तो इसलिए हमें उसकी सारी एनालिसिस करनी जरूरी है. एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ एनर्जी का पहुंचाना ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, उसमें कई सारे मोड्स पॉसिबल हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया. इन्हीं को ही हम बोलते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव प्रोपगेशन. इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्टेंस कितना है ट्रांसमिशन एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में. सो ये तीनों जो अलग अलग है, मैंने जैसे बताया ग्राउंड, स्काई एंड स्पेस वेव. ग्राउंड वेव और सरफेस वेव, मैं थोड़ा स्लो इसलिए हूं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर के अंदर बहुत माइन्यूट सी चीजों के बीच में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं.
और हम यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट ये सारे कंसेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाएं। ग्राउंड वेव्स अर्थ के क्लोज में चलती है, थोड़े दूर ही ट्रेवल कराते हैं हम इसको। ये वेव्स वर्टिकल पोलराइज्ड होनी चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक की वैल्यूज के लिए ये काफी एफिशिएंट रहता है। ऐसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशंस को हम AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर डे टाइम के अंदर हम इस चीज को यूज करते हैं ग्राउंड वेव को, और नाइट के केस के अंदर हम स्काई वेव का इस्तेमाल कर लेते हैं AM ट्रांसमिशन के अंदर। बियॉन्ड 3 मेगाहर्ट्ज सिग्नल हमारे अटेनुएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इससे ऊपर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में नहीं जाते हैं। स्काई वेव, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं स्काई वेव में, तो यहाँ बहुत थोड़ा सा, यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में हम ट्रांसमीटर से वेव्स को भेजते हैं, वो आयनोस्फेयर से होते हुए वापसी आती है। आयनोस्फेयर जो 50 किलोमीटर अबव अर्थ से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। स्पेस वेव, इनको हम डायरेक्ट वेव्स या स्पेस वेव्स के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है और इसको हम इसीलिए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। कोई रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं होता है। दिस ट्रांसमिशन इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एज वेल एज द रिसीविंग एंटीना। अब जब हाइट की बात करी ली है तो हम डिस्टेंस लेते हैं ट्रांसमिशन एंटीना का फ्रॉम द होराइजन, जिसको बोलते हैं D, और बोलते हैं रेडियो होराइजन, जिसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना की बात करें 2HT, HT इज द हाइट। दोनों अगर साथ में ले तो रेडियो होराइजन लिखा जाता है D√2HT प्लस √2HR। एग्जैक्टली एक अर्थ सरफेस के करस्पॉन्डिंगली ये मेरा T, ये मेरा R, तो ये जो डिस्टेंस एक्चुअली है होराइजन से लेकर, ये हमें बताता है D। फाइन, तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपको करने पड़ सकते हैं। एप्लीकेबल टू टीवी, FM रडार सिस्टम्स, फ्रीक्वेंसी अबव 30 मेगाहर्ट्ज हम इस मोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली नाउ वी कैन कंक्लूड दैट ऑल दीज प्रोपोगेशन, नाउ आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बढ़ते हैं अब स्पेस वेव की तरफ, स्काई वेव की तरफ। तो पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, मैं स्काई वेव ले रहा हूं, तो स्काई वेव की तरफ बढ़ते हैं। बट ये पढ़ने के लिए, क्योंकि स्काई वेव कहां से आती हैं? आयनोस्फेयर से, इसलिए हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानना जरूरी है। एटमॉस्फेयर को 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर्स। अब ये उसका सारा स्ट्रक्चर है। अब इसी को यहीं समझ लेते हैं सो दैट हम इसी को ही आगे डिक्टेट करने वाले हैं। जैसे अर्थ, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोपॉज के नाम से भी जानते हैं। फर्दर एक डी लेयर जो दिन और रात में ये बदलती है। दिन के केस में ये डी लेयर अलग से रहती है और रात में ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मिल जाती है, बिकॉज गर्मी नहीं होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद आयनोस्फेयर स्टार्ट होता है ई और एफ लेयर, और एफ के भी 2 अलग अलग पार्ट है, F1 F2, और ई के अंदर भी 2 दिन और रात में अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, नॉर्मल एंड एक ES, जो अभी आगे आना वाला है। आप ये याद रख सकते हैं डिस्टेंस भी, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए या MCQ बेस्ड भी आए तो। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोस्फेयर 15 से लेके 90 किलोमीटर तक ट्रोपोपॉज के नाम से भी जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, जबकि नीचे वाला जो पार्ट है नियर सरफेस एटमॉस्फेयर जो है 15 किलोमीटर तक, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, हम महसूस करते हैं। मिनिमम टेम्परेचर -68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ अलग अलग होता है, चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए उसका ग्रेडियंट भी चेंज हो जाता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, एक्सेसिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1 से अधिक जो है वो हम निकाल सकते हैं μ-1 × 10⁻⁻⁶, और इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए dN/dh कर दीजिए हाइट के करस्पॉन्डिंगली। ये याद रखें, -4 × 10⁻⁻² पर मीटर इज द ग्रेडियंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इसीलिए एक इनहोमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी इनहोमोजीनियस मतलब ढेर सारी टाइप्स की गैसेस, पार्टिकल्स वहां पर हैं, म्यू यहां पर चेंज होगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इनहोमोजीनियस।
फाइन। सो स्ट्रक्चर ऑफ आयनोस्फेयर अब चलते हैं ट्रोपोस्फेयर से बढ़ के 50 से 400 किलोमीटर तक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। आयोनाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो यूवी, अल्फा, बीटा, कॉस्मिक रेज और मीटियोर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इस पर्टिकुलर लेयर को डिवाइड किया गया, जैसे मैंने बताया, F1 और F2 के केस में। बिलो E यहाँ पर एक D भी है। मैंने आपको बताया था कि D मर्ज भी हो जाती है कई बार E के अंदर और कई बार ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी। ओके, कॉजेज डे टाइम अटेनुएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज ओनली, मतलब दिन के टाइम में D वहां पर रहती है, अदरवाइज रात के टाइम पर वो ट्रोपोस्फेयर के साथ मिल जाती है। इन नाइट 2 लेयर्स लेफ्ट, E और F 2 लेयर ही यहां पर बचती हैं। D भी ट्रोपोस्फेयर में मिल जाएगी, फाइन, और F1 और F2 भी F में बन जाएंगे, एक जैसा मीडियम प्रेजेंट करेंगे, फाइन। F लेयर को हम एप्लेटॉन लेयर के नाम से भी जानते हैं, E लेयर को कैनले हेविसाइड लेयर के नाम से भी जानते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे डी लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स रात में नहीं होती। आयोनाइज्ड फोटो आयोनाइजेशन यहाँ पर होता है बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO यहाँ पर पाए जाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स। एब्जॉर्बिंग लेयर है, शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है। MF और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ही ट्रेवल के लिए कारगर है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसकी 100 किलोहर्ट्ज होती है। देखो, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा जल्दी में, और आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारी वेव लौटकर वापसी आ जाएगी, अदरवाइज वो पेनिट्रेट कर जाएगी और वो स्पेस के अंदर चली जाएगी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर वेव हमारी लौट के आ जाएगी। मतलब अगर मेरा 100 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, उसे मैं स्पेस में भेज रहा हूं और डी रीजन से वो वापसी आ जाएगी, डी रीजन से ही वापसी आ जाएगी, इसका मतलब ये है। इसी तरह से यहाँ 3 से 5 मेगाहर्ट्ज अगर होगा तो वो ई रीजन से वापसी आ जाएगी। 90 से 140 किलोमीटर अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन को चेंज करने में बड़ी कारगर साबित है। साथ ही साथ स्पॉर्डोइक ई रीजन ES, एक बार अभी नॉर्मल हमने E पढ़ा, मैंने अभी बताया था दूसरा ES रीजन जो दिन में और रात में दोनों समय देखा गया। एक्चुअली यहां पर 2 लेयर बन जाती हैं जो फर्दर पहले यहां से रिफ्लेक्ट हुई एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे, फिर दोबारा से ये रिफ्रैक्ट हो जाती है और एंड दोबारा रिफ्रैक्ट होके फिर यहां पर पहुंचती है। तो ये पर्टिकुलर लेयर भी एक मिरर का काम करती है, रिफ्रैक्शन का काम करती है लौटते समय। तो इसे हम स्पार्डोइक रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं या फिर स्पार्डोइक ई रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ F1, F2 एंड F रिमेन्स आयोनाइज, हमेशा आयंस यहाँ पर रहेंगे क्योंकि वही हम आयनोस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि जब ऊपर ज़्यादा जाएगी कोई भी रे तो वो इसीलिए दूर तक ट्रेवल कर पाएगी, सिंपल सी बात है। लॉन्ग डिस्टेंस स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए काम आती है। दिन में F1 और F2 रहते हैं समर के दिनों में, मगर रात के टाइम पर ये मर्ज हो जाएंगे, सर्दियों के टाइम पर ये मर्ज हो जाते हैं। F1 की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 5 से 7, जबकि इसकी थोड़ी सी अबव 5 से 12 मेगाहर्ट्ज होती है। आउटर रीजन लास्ट बचा जो स्पेस रीजन बेसिकली, और हम कहें G रीजन, रीजन अवे फ्रॉम 400 किलोमीटर से दूर हमने माना गया। यहाँ पर रेडिएशन बेल्ट्स रहती हैं, कंसिस्टेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स trapped by the terrestrial magnetic fields having shape of magnetic lines of force। इसके बाहर यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक लाइंस की तरह ही ट्रेवल करते रहते हैं एक G रीजन के अंदर। तो ये हमारा पूरा सारी लेयर्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में भी देख सकते हैं कि किस तरह D, E, F1, F2 में ये डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये कर्व भी आप बना सकते हैं, मगर अभी पेपर आपका उस वाला नहीं है, MCQ बेस्ड है। और यहाँ पर भी E और F रीजन के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है। हाय ऑल, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर जिसमें मैं बताने वाला हूँ स्काई वेव प्रोपोगेशन के बारे में। किस तरह यहाँ पर स्काई वेव प्रोपोगेट करती है, किस तरह से बेंड होके वो आयनोस्फेयर से वापसी आ जाती है। ये सारे एजेंडाज हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, जिसको हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में और आने वाले सेक्शंस में।
मतलब वीडियो लेक्चर्स में। ये हमारा जो डायग्राम था जो बता रहा है 3 अलग अलग तरीके के मोड्स। ए मेरा ग्राउंड वेव, उसके बाद बी स्काई वेव जो हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद शुरू करेंगे हम स्पेस वेव। तो स्टार्ट करते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन। किस तरह से वेव प्रोपोगेट करती है। स्काई वेव्स प्रोपोगेट करती है, रिफ्लेक्ट होकर आइनोस्फेयर से वापसी आती है। मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जो सिस्टम हमारी वेव को वापसी भेजता है, दैट इज द रिफ्रैक्शन, और वी कैन से TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो हमने लाइट के केस में स्नेल्स लॉ में पढ़ा है। मगर क्या रीजन है ये वापसी आता है। एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे। एटमॉस्फेयर का हमारा अलग है, ट्रोपोस्फेयर का अलग है, आइनोस्फेयर का अलग है, जिसकी वजह से जैसे ही मीडियम से चेंज करती है ये रिफ्रैक्ट होने लगती है और वापसी आती है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर स्काई वेव प्रोपोगेशन के अंदर हमें निकालना क्या है एग्जैक्टली। सो यू कैन इमेजिन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड दिस म्यू। सो स्काई वेव प्रोपोगेशन, जैसा आप जानते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं हम स्काई वेव प्रोपोगेशन को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को। 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी रहती है, बट इफेक्टिवली अगर बात करें, क्योंकि लोअर रेंज वहां पर अटेनुएट हो जाती हैं, इसलिए 10 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज हम रखते हैं। अब जैसे ही वो आइनोस्फेयर में पहुंचती है, वहां पर उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जो आइनोस्फेयर में रहते हैं। जैसे ही वो वहां टकराती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस भी साथ में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी डायरेक्शन पैरेलल होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हम भेज रहे हैं। और इसी वजह से एक और करंट वहां पर बननी स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन करंट, जो कि इंडक्टिव नेचर की होती है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है वहां उससे वो लैग करती है। इसको भी हम आगे वेरीफाई करेंगे। अब द रिडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि वहां पर सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, वो कम हो जाएगा, जो कि वजह बनता है लाइट को रिफ्रेक्ट करने की। अब मैथमेटिकली इन चीजों को चलिए प्रूव करते हैं। हम मानते हैं कि E हमारी इलेक्ट्रिक वेव है जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, E EM sin ओमेगा टी। फटाफट मैं बोल रहा हूं, F -E। अब जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हैं उसको क्या फोर्स ये एग्जर्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होगी, इसलिए माइनस साइन का यहां पर यूज किया है। F मास इंटू एक्सेलरेशन E mdv/dt। आप सारी ये वैल्यूज को रख दें, सिंपल वैल्यूज हैं। अब यहां करना क्या है, dv और dt अलग अलग किया, इंटीग्रेट किया, E की वैल्यूज को पुट कर दी जो है Em sin ओमेगा टी। फाइनली हमें वेलोसिटी v निकल कर आ गई है। फाइन। अगर वहां पर टोटल n, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है, इतने वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल करंट वहां पर कितनी हो जाएगी, NE और इनटू द वेलोसिटी, ऑब्वियसली कि जितने हमारा चार्ज है और कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंगली आप v की वैल्यू पिछली स्लाइड से रखें तो IE निकाल सकते हैं, जो सीधी बता रही है। देखिए E Em sin ओमेगा टी है, ये cos ओमेगा टी, मतलब 90 डिग्री का यहां पर लैग डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बिसाइड दिस इंडक्टिव करंट, अब वहां पर चार्ज पार्टिकल हैं भाई बहुत सारे। अब इसकी वजह से क्या होगा, वहां कैपेसिटेंस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब वहां इस चार्ज की वजह से, कैपेसिटेंस की वजह से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उत्पन्न होएगा, वो है K0, जिसकी वैल्यू यहां फिक्स है। दैट इज K0 इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। फाइन। आगे बढ़ते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को कैलकुलेट करते हैं। दैट इज IC इक्वल्स टू dD/dt। D की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं विच इज K0E, या सिंपल ये जो हमारा था ε0E होती थी, है तो ये भी कांस्टेंट ही ना, तो इसलिए यहां पर उसको K0 से शो किया है। अब ये वैल्यूज आप रख दीजिए E की, और यहां से IC को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल करंट अब कितनी होगी, IC प्लस IE, जो यहां पर हमने वैल्यू रख दी। अब यहां जो चेंज कर रहा है एक्चुअली करंट को, वो है ये पर्टिकुलर वैल्यू। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इसी वजह से वहां पर एप्सिलॉन को यूज नहीं किया गया है। K इक्वल्स टू K0 माइनस NE² ओमेगा स्क्वायर। अब रिलेटिव अगर निकालें तो K0, क्योंकि K0 मेरा फिक्स है, रिलेटिव अगर निकालें तो K/K0, इसकी ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब एक फॉर्मूला न्यू इक्वल्स टू C/√KR, कहां से आया, बुक में लिखा था C/μ। म्यू यहां पर है √KR,
तो यहाँ से हम म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज 1 माइनस एनी स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर के नॉट, जो पीछे था केवल वहां अंडर रूट लगा दिया है। अब ई की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप लिखें और माने कि जो भी वहां कोलिजन हुए या तो नहीं हुए, या जो भी हुए वो इलास्टिक कोलिजन्स रहे होंगे। तो ये अगर माने तो यहां हम म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर क्वेश्चंस, 1 माइनस 81n बाय एफ स्क्वायर। अब यहां देख सकते हैं कि म्यू जो है हमारा वो 1 से क्या है, हमेशा कम रह रहा है। किसका? आइनोस्फेयर का, जिस वजह से हमारी वेव रिफ्रेक्ट होके वापसी आती है। वेयर एज फ्री स्पेस में ये क्या रहता है भाई, 1 रहता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई द वेव केम बैक टू द अर्थ सरफेस। अब इसी को ही मैकेनिज्म के तौर पे जान लेते हैं, और हेडिंग का नाम है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ स्काई वेव बाय आइनोस्फेयर। सिलेबस की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेडियो वेव बेंडिंग बाय आइनोस्फेयर। इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। म्यू हम निकाल ही चुके हैं, जो 1 माइनस 81n बाय एफ स्क्वायर है। अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इन दैट केस एफ स्क्वायर विल बी लेसर देन 81n। और अगर ऐसा होगा, ऐसे होने की वजह से सारी जो हमारी वेव्स हैं वो अटेनुएट हो जाएंगी, बेंड होके वापसी नहीं आ पाएगी। इसी वजह से जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा लेस देन यूनिटी रहता है। अब ये जो रिफ्रैक्शन प्रोसीजर है सिंपल ऑप्टिकल लॉज से गवर्न होता है। इस डायग्राम से हम जान सकते हैं, ट्रांसमिटर एंटीना से हमने वेव को भेजा, वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होते होते एक समय आएगा, एक पॉइंट पर ये वापसी मुड़ जाएगी, मुड़ के वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच जाएगी। अब ये डिस्टेंस और कहां से कहां पहुंचाना है ये गवर्न करता है कि क्या हम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, क्या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख रहे हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर डेंसर मीडियम जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद आइनोस्फेयर की बात करें वो रेरर मीडियम कहलाता है, जहां म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये n1, n2, n3, n4, n5 और n6 ये अलग अलग वैल्यूज हैं। n यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे n बढ़ते जाएगा तो म्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और वैसे ही ये इसको वापसी भेजने के में सक्षम होगा। फाइन। सो स्नेल्स लॉ के करस्पॉन्डिंगली म्यू की वैल्यू साइन आई बाई साइन आर। आई आप जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू लेसर देन 1 के केस के अंदर साइन आई विल बी लेसर देन साइन आर। That is, angle of refraction will go on deviating as illustrated in figure. मतलब अगर ऐसी वैल्यू है तो बार बार क्या होता रहेगा, साइन आई इज लेसर देन साइन आर, वो डेविएट होती रहेगी और रिटर्न बैक आ जाएगी अर्थ पर वापसी। सो फॉर सक्सेसिव लेयर्स के लिए अगर ये वैल्यू इसी तरह से रहती रही तो म्यू भी मेरा करस्पॉन्डिंगली चेंज होता रहेगा और हमारी वेव को वापसी भेज देगा एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर हमारी वेव रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, उसको हम यहां पर पीएम से जानते हैं, जहां पर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इन दैट केस अगर मैं कहूं वहां म्यू एम है और एन एम है तो म्यू एम इक्वल टू साइन आई एम, क्योंकि ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो मेरा फॉर्मूला केवल यही रह जाता है। इस पॉइंट पीएम को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, वेयर वेव बेंट बैक टू अर्थ। अब डायग्राम से एक बार इसको देख लें तो ये वैल्यू वो पीएम है, ये पॉइंट वो पीएम है जहां से वो वापसी आ जाता है, जिसकी वैल्यू हमने यहां म्यू एम रखी है। तो उसके करस्पॉन्डिंगली ये वेव मेरी वापसी आ जाती है अर्थ पे। हेंस रेडियो वेव बेंट बैक आफ्टर सक्सेसिव रिफ्रैक्शन, तो ये उसका मैकेनिज्म था। अब अगर मैं जो आगे पढ़ना है स्काई वेव के अंदर वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, रे पाथ, वर्चुअल हाइट, एमयूएफ, एलयूएफ, स्किप डिस्टेंस एंड ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो हम पढ़ रहे थे स्काई वेव प्रोपोगेशन और अब हमें पढ़नी है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें बताती हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में किस तरह से स्काई वेव प्रोपोगेशन को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में लेते हैं। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने 3 अलग अलग लेक्चर्स में लिया है सो दैट हम उसको इफेक्टिवली पढ़ पाएं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, रे पाथ एंड स्किप डिस्टेंस के बारे में।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शंस के बारे में स्काई वेव के, सो दैट हम इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से जान पाएं। यहां मैंने दिखाया है कि आयनोस्फेयर की लेयर्स को, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं। आप जानते हैं नीचे डेंसर मीडियम जहां म्यू इक्वल्स टू 1 है, और जैसे जैसे आयनोस्फेयर में ऊपर जाते हैं यहाँ म्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आयंस मौजूद होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ चलते चलते म्यू क्या हो सकता है, एक समय पर 0 हो सकता है, और हम इसको कहते हैं रेयर मीडियम। दो अलग अलग चीजें जो इस रिफ्लेक्शन में काम आती हैं। वैसे तो लाइट की तरह ही यहाँ पर रिफ्लेक्शंस होते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज होगा, बट कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वेव प्रोपोगेशन के लिए, वो यहाँ दो चीज ये है कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमने यहाँ से अपने वेव को भेजा है, दूसरा किस पर्टिकुलर एंगल पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हम रख रहे हैं और किस फ्रीक्वेंसी पर हम सिग्नल को भेज रहे हैं। सबसे पहले अब हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी की बात। तो यहाँ पर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमीटर से भेज रहे हैं, जिसको हमें प्रोपोगेट करना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, हम मानते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब एक फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर भेजी, वो ये भी हो सकता है आयनोस्फेयर में पेनिट्रेट हो जाए, हो सकता है पहले इस डी रीजन में ही कहीं एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये वापस लौटना स्टार्ट करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम यहां पर बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और उसको हम नाम देते हैं एफसी से। दूसरी चीज यहां ये भी हो सकती है, अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस की आई, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंगली हम इस एंगल को अगर चेंज करते चले जाएं, सपोज ये हमारी एफसी ही है, ये रिटर्न आ रही है, मगर अब अगर चेंज कर दे तो हो सकता है रिटर्न ना हो, ये फिर से दोबारा एटमॉस्फेयर में ही चली जाए। हमें इस चीज का भी याद रखना है। अब एक केस और समझते हैं कि सपोज यहां से ये रही गई, ये पहली लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ, सपोज हो सकता है ये सेकंड लेयर के बाद रिफ्लेक्ट होती हो सकता है ये थर्ड लेयर के बाद रिफ्लेक्ट होती हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेयर जो है वो पर्टिकुलर एंगल से बार बार डेविएट हो रही है। एक समय पर ऐसा हो जाएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर इस लेयर के लिए ये थीटा है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो गया, और चलते चलते ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और ये वहां पर 0 डिग्री होगा जहां म्यू हमारा 0 हो जाएगा, वो रेयर मीडियम होगा। ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो एक डिफरेंट लेयर से वापसी आएगी, जहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंसिडेंस, उस समय पर वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को हर तरीके से देखा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंगली या फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के करस्पॉन्डिंगली, और इस पे एनालिसिस की गई, और इसी पे ही आधारित डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को निकाला गया, जिसमें सबसे पहला है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। दूसरा हम बात करेंगे स्किप डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर हमें सिग्नल मिलता हो ट्रांसमीटर से, वो मिनिमम डिस्टेंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर हम इस पाथ को देखें तो इसका जो रिटर्न डिस्टेंस है वो कम से कम है, जबकि दूसरे वाले केस में और ज्यादा हो गया, और फर्दर और बढ़ाते चले जाएं तो और ज्यादा हो गया। तो इस पर्टिकुलर RX1 के लिए ये उसका स्किप डिस्टेंस कहलाया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंगली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब सामने आने वाली हैं। यहां पर GWR की बात भी की है, वो है ग्राउंड वेव रिफ्लेक्शंस एक्चुअली। तो यहां पर अगर हमें इसी डिस्टेंस पर पहुंचाना है तो हमें आयनोस्फेयर की जरूरत नहीं है, इतना काम तो हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये सब बातें अब ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अलग अलग पैरामीटर्स पर, रे पाथ, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ आयनाइज्ड लेयर इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर आयनोस्फेयर से हमारा सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए,
इसको हम बोलते हैं एफसी से, जिसके बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया। ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने म्यू अभी निकाला था पिछले लेक्चर के अंदर, 1 - 81n एफ स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अब एक पर्टिकुलर वर्टिकल इंसिडेंस पर जो मैंने अभी आपको समझाया, वहां म्यू इक्वस टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब n जो होगा वो n मैक्स हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। और मैंने अभी भी बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो हम किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये f जो होगा वो fc हम लिख पाएंगे, और n मेरा क्या हो जाएगा, n मैक्स। अब ये सारी वैल्यूज को हम यहां रखें, इक्वल टू 0 हम इसको पुट करें, तो fc हमारा निकल कर आ जाएगा, दैट इज fc is 9 under root of nm, that is the maximum electron density of the ionosphere. Next, the ray path. ray path different angle of incidence के correspondingly जो हमारे waves हैं, जो हमारी ray है, वो अलग अलग path को follow करती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वो रिफ्लेक्ट होती है, वो नहीं होती है, ये सारी चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था। चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कम करते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, हम मानते हैं इस एफसी को कांस्टेंट सपोज, तो भी हमारा जो रे है वो वापसी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये जो पर्टिकुलर लेयर है, इस लेयर के करस्पॉन्डिंगली भी म्यू मेरा क्या होता चला जा रहा है, वो भी मेरा कम होता चला जा रहा है। यहाँ हाईएस्ट रहेगा और यहाँ पर रेयर मीडियम की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाते चले जा रहे हैं, वो डिफरेंट लेयर्स से वापसी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, पहली लेयर से, फिर दूसरी लेयर से। तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे कम होगा वो अगली लेयर से वापसी आएगा। हो सकता है एक ऐसा समय भी आए कि वो वापसी ना आए, जैसे हमारा रे पाथ 6 और 5। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो पाथ हैं 2, 3, 4, यहां पर एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन होके वो वापसी लौट आया है। इसलिए हम एक रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, RX1 के लिए ये उसका स्किप डिस्टेंस है, RX2 के लिए ये उसका स्किप डिस्टेंस है। बट ऐसा भी हो सकता है एक पर्टिकुलर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर ये काफी दूर निकल जाए, तो हम स्किप डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, जो मिनिमम रिटर्न हो। तो ऐसी बातों को हमें ध्यान रखना है। यही प्रॉपर्टीज हम समझने जा रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आई नॉट पहले केस में ज्यादा है, तो म्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा साइन आई नॉट के, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल हम 90 डिग्री मतलब वापसी आने का रखा, तो स्लाइटली पेनिट्रेट करेगी। आगे अगर इस चीज को बढ़ाते चले जाएं तो अगली लेयर्स की तरफ पेनिट्रेट करेगी वेव, म्यू जहां पर डिक्रीज होता चला जाएगा, 2, 3, 4 पाथ मैंने अभी आपको दिखाया। और आई नॉट को फर्दर डिक्रीज करा जाए तो वो वापसी नहीं आ सकता, ठीक, वो वापसी से दोबारा से अपने नेक्स्ट लेयर्स की तरफ चला जाएगा। तो स्किप डिस्टेंस अब टेक्निकली पढ़ लेते हैं, बात तो हम कई बार कर ही चुके हैं। तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर जिस समय पर सिग्नल वापसी आ रहा है, उस डिस्टेंस को हम स्किप डिस्टेंस बोलते हैं। बट टेक्निकली हम मानते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रांसमीटर से या फिर रिटर्न डिस्टेंस जो हो वो मिनिमम हो, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम स्किप डिस्टेंस बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये हमारा वर्ड्स हो गए, अदरवाइज आपको डायग्राम से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इन्हीं डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली एक पैरामीटर और डिफाइन किया, वो है सर्विस रेंज। सपोज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वो पहली लेयर से वापसी आ रही है। अब इसी का ही अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम चेंज कर दें तो वो और आगे चली गई सपोज, तो यहां से यहां तक जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द सर्विस रेंज। अगर इससे पहले ही सर्विस रेंज बहुत कम है तो क्यों हम आइनोस्फेयर का इस्तेमाल करें, क्यों एनर्जी को वेस्ट करें। हम ग्राउंड वेव रेंज को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को ही इस्तेमाल करके हम अपने सिग्नल को भेज सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, रे पाथ, स्किप डिस्टेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है MUF, LF एंड OF, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
बढ़ते हैं आगे टर्मिनोलॉजीज के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं MUF, LUF एंड OF। इनका फुल फॉर्म मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी इस लेक्चर में। चलिए इस कहानी की स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके हमारी वेव्स आती हैं इन द केस ऑफ स्काई वेव प्रोपोगेशन। वो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर आती है, मतलब जो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से भेज रहे हैं वो हो सकता है पेनिट्रेट कर जाए, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डी रीजन में ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाए एक पर्टिकुलर लेयर के केस में, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उस केस के अंदर इस फ्रीक्वेंसी को हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं FC। तो ये चीज तो हमें पता चल गई। अब मैं ये चाहता हूं कि ट्रांसमीटर से रिसीवर इतने पर्टिकुलर किलोमीटर्स पर ही है, मुझे यहां पर चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन जो है यहां पर आकर मिल रहा है, हो सकता है हमें उससे पहले ही चाहिए हो वो पर्टिकुलर सिग्नल। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पर रिफ्लेक्शन हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मिले, या कहें एक पर्टिकुलर स्किप डिस्टेंस पर मिले, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। अब हमें यह भी पता है कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी डी रीजन के अंदर, मतलब आयनोस्फेयर से जस्ट नीचे वाला रीजन है, वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो भी हो सकती है जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें रिफ्लेक्शन मिलता हो। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं लोअर यूजेबल फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम LUF के नाम से जानते हैं। और ऑप्टिमम की वैल्यू यहां पर है जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज वैल्यू। वो इन दोनों के मिड में कहीं हो सकती है। चलिए अब इसको हम टेक्निकली पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं MUF से। तो यहां पर डेफिनेशन भी ये कहती है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक गिवन डिस्टेंस पर हमें प्रोपोगेशन करे, जो रिफ्लेक्ट होके वापसी आ जाए आयनोस्फेरिक लेयर से, फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस ओनली, उसको हम MUF बोलते हैं, उसको हम मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी कहती है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी विच मेक्स अ गिवन receiving point corresponds to a distance from transmitter equal to skip distance। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे तो हो सकता है हमें रिसीवर जिस एंड पर हमें चाहिए वहां पर वो सिग्नल नहीं मिला, वो कहीं और चला गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन बी यूज्ड फॉर sky wave propagation. Fine. Normally its range is in between 8 to 35 megahertz. अब टेक्निकली देख लेते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। म्यू इक्वल्स टू sin i by sin i t एज पर द स्नेल्स लॉ, ये हमारा रिलेशन था। FC स्क्वायर इक्वल्स टू 81 nm, ये हमने अभी पिछले स्लाइड्स में निकाला था, पिछले लेक्चर्स में हमने इसको कैलकुलेट किया था। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो 81 nm की वैल्यू है वो FC स्क्वायर है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन होना है, इसीलिए यहाँ पर sin 90 लिया है कि हमारा जो सिग्नल है वो रिटर्न बैक हो रहा है स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। बट यहाँ पर अब हमने FC के टर्म भी रख दी है, जिससे हमें कैलकुलेट होके आया। इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा FMUF इक्वल्स टू sec I FC, और इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ वेव प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं, sec I FC। दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ अप्लाइड फॉर अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अप टू 1000 किलोमीटर तक इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अ डिस्टेंस I इक्वल्स टू 74 डिग्रीज, यहां MUF निकल कर आता है 3.6 ऑफ FC। ये 74 डिग्री कैलकुलेट हुआ है 1000 किलोमीटर्स के पर्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से कि ये मेरा 1000 किलोमीटर्स है, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है। तो उसके करस्पॉन्डिंगली MUF इज 3.6 FC। अब बढ़ते हैं LUF के लिए। जैसा मैंने बताया,
जो पर्टिकुलर लोएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें रिटर्न होके मिलने वाली है, क्योंकि मोस्टली तो फ्रीक्वेंसी अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करें वो डी रीजन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो एब्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. सो फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी स्काई वेव सिग्नल्स गेट लॉस्ट, नो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. तो वो ऐसी कौन सी पर्टिकुलर लोएस्ट वैल्यू है जिस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लोएस्ट परमिसिबल फ्रीक्वेंसी, या फिर LUF के नाम से उसको जानते हैं. LUF इज लिमिटेड बाय द एब्जॉर्प्शन इन D लेयर ड्यूरिंग द डे लाइट टाइम्स. दिन के टाइम पे LUF की वैल्यू चेंज हो सकती है, रात के टाइम पर वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आयंस और पॉल्यूशन और पार्टिकल की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंगली ये चीजें चेंज हो सकती है. ऑप्टिमम, इट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी एट विच there is optimum return, that is required, the optimized value what we need actually. So this is the optimum. तो एक फिगर के करस्पॉन्डिंगली देख सकते हैं, ये अगर फ्रीक्वेंसी है हमारी, फर्दर एक पर्टिकुलर FC पर रिटर्न होना हमारा सिग्नल शुरू होता है, इसके बाद वो आगे पेनिट्रेट कर जाएगा लेयर के अंदर. इससे पहले जहां हमें चाहिए दैट इज MUF, मिनिमम इज द LUF, and the optimized value in between somewhere LUF and MUF, which is OF, that is the optimum frequency. So this is all about the MUF, LF and OF. Now in the next lecture हम इन properties को खत्म करेंगे, which is antenna height, the relation between D and R and multi-hop propagation. सो फिनिश करते हैं टर्मिनोलॉजीज, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं वर्चुअल हाइट, द रिलेशनशिप बिटवीन द डी एंड MUF, मल्टी हॉप प्रोपगेशन. सो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज है, जो लास्ट वर्चुअल हाइट और उसके बाद मल्टी हॉप प्रोपगेशन, जिसको मैंने यहाँ अलग अलग भी लिखा है. ये सारी थी हमारी टर्मिनोलॉजीज, रिलेशनशिप एज पर द सिलेबस और मल्टी हॉप प्रोपगेशन की कुछ डेफिनेशन. सो यहाँ से हम शुरू करते हैं वर्चुअल हाइट के बारे में. सारा कंसेप्ट क्या है एक्चुअली, तो ये हमारा था स्किप डिस्टेंस विच इज D. यहां हमें सपोज अगर रिक्वायर्ड चाहिए सिग्नल, वेयर इज द रिसीवर, तो यहां पर हमारी हो गई MUF. इसी के करस्पॉन्डिंगली हमारे जो सिग्नल है उसकी हाइट क्या होगी, वो कितनी हाइट तक आइनोस्फेयर में जाएगा, एंड दैट हाइट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल हाइट. वर्चुअल हाइट क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाइट तो मानी गई जहां से वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होके आया, और एक हम कहते हैं वर्चुअल हाइट. इसी पर्टिकुलर हाइट को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं कि वो इस पर्टिकुलर हाइट से आएगा, सो दैट हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आसान हो जाती हैं. सो स्टार्ट करते हैं वर्चुअल हाइट. वर्चुअल हाइट वो हाइट है जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन से, जो हमने एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से भेजा और रिसीवर एंड पर जहां मिला, तो इसके एक सेंटर नोड पर जो ये डिस्टेंस है, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें हाइट को, तो ये हाइट हम वर्चुअल हाइट के नाम से जानते हैं. जबकि एक्चुअल हाइट तो कहीं इससे पहले होती है, जहां से सिग्नल हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है. प्रैक्टिकली जो हाइट है वो हमारी ये है, बट बाय द डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. वो ये, द हाइट टू विच अ शॉर्ट pulse of energy sent vertically upward and traveling with the speed of light would reach taking the same two ways travel time as does the actual pulse. अब ये समझ में थोड़ा सा निकल रहा है, चलिए इसको समझते हैं. हमने यहाँ पर एक ट्रांसमीटर रखा और रिसीव करा एक ही पर्टिकुलर सेंटर से, जिसको हमने जो वेव भेजी वो उसकी जो लाइट की स्पीड है उसके हिसाब से हमने भेजी, जो यहाँ से गई आइनोस्फेयर की लेयर पे और वापसी आ गई है. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, विच इज लेट्स से 2h. कितनी स्पीड से गई, c. तो इस पर्टिकुलर h को अगर हम कैलकुलेट करें स्पीड ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंगली, तो इस डेफिनेशन से ये कहते हैं कि ये हमारी वर्चुअल हाइट है. तो ये हो गया एज पर द डेफिनेशन, बट एज पर द फिगर नाउ यू केम टू नो दैट व्हाट इज द एक्चुअल हाइट, विच इज द प्रोजेक्टेड हाइट एक्चुअली. फाइन. सो एज पर द डेफिनेशन यहां पर h कितना हो गया,
2h एक्चुअली, तो इसलिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से हमने निकाला, तो ct बाय 2। एंड द ट्रांसमिशन पाथ या स्किप डिस्टेंस की बात करें तो यहां कुछ नहीं किया, tan थीटा के करस्पॉन्डिंगली यहां पर निकाल लिया हमने। सपोज हमने जो भेजा वो एंगल बीटा है, तो tan बीटा इज 2h बाय d, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंगली d की वैल्यू को निकाल लिया। तो ये रिलेशन है d और h के बीच का। मैं काफी स्लो रहा ताकि बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं वो आपके दिमाग में आते रहें, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, तो वो आप इजीली परफॉर्म करें, अच्छे नंबर अपने लेकर आएं। अब कैलकुलेशन करते हैं MUF की। यहां पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिलेशनशिप MUF का विद दैट ऑफ स्किप डिस्टेंस, क्योंकि स्किप डिस्टेंस की बात हम करें तो यहां रिसीवर एंड पर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है विच इज MUF के करस्पॉन्डिंगली, फाइन, तो हम वो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। यहां हमारे दो केस आ जाते हैं। हम अज्यूम करें कि अर्थ हमारी फ्लैट है, हम अज्यूम करें कि अर्थ मेरी एक कर्वेचर के करस्पॉन्डिंगली है, जो एक्चुअल है। ओके, सो आपने अभी निकाला था cos i, जो सेकंड फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंगली निकाला था, जो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में देख सकते हैं। ये हम सेकंड फॉर्मूला था, तो ये हम cos i एक्चुअली निकालने जा रहे हैं यहां से। तो cos i के करस्पॉन्डिंगली यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये हमारी h और ये पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम के करस्पॉन्डिंगली, तो हमने cos i को कैलकुलेट कर लिया है। सो ये cos i की वैल्यू अब यहां रख दीजिए, सॉल्व करिए, तो यहां f MUF क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी स्किप डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकल कर आ गया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फाइन, f MUF इक्वल्स टू FC अंडर रूट ऑफ 1 प्लस d अपॉन 2h का होल स्क्वायर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। और अगर हमारा कर्व्ड अर्थ है जो एक्चुअल है, तो ये काइट वाला फॉर्मेशन एक्चुअली यहां हमारा ट्रांसमीटर है, यहां हमारा रिसीवर है। सो उसके करस्पॉन्डिंगली जो d है हमारा वो 2r थीटा, एक्चुअली दिस आर्क। ओके, सो आर्क हमारा r थीटा और यहां 2r थीटा ये हो जाएगा। d स्किप मैक्सिमम जो होगा विच इज अंडर रूट ऑफ 8HR। नेक्स्ट जो हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट होके आता है वो कैलकुलेट होके इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंगली आएगा। देखिए सारी मैथमेटिक्स हमें यहां पर लगानी है, पाइथागोरस, आर्क, वो सारी चीजें, तो यहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, उसकी डेरिवेशन की यहां पर जरूरत नहीं है। आप इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से समझ सकते हैं कि वहां भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमारे हैं। अब मल्टी हॉप प्रोपोगेशन, यहां पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। अर्थ हमारी राउंड है, जरूरी नहीं है इस राउंड अर्थ में यहां मेरा ट्रांसमीटर है, यहां मेरा रिसीवर है, तो रिफ्लेक्ट होके वो इस पर्टिकुलर जगह पर आ जाए, या मुझे सीधा बैक में पहुंचाना हो तो वो सिग्नल मेरा कहीं घूमकर यहां पर आ जाए। तो ये सारी चीजें कुछ मैटर करती हैं। तो जरूरी नहीं है ये पूरा हाफ सरकमफ्रेंस को वो कर पाए। तो मल्टी हॉप प्रोपोगेशन यहां पर कहते हैं कि हमने आइनोस्फेयर को भेजा, फिर दोबारा यहां पर रिसीव किया, फिर दोबारा आइनोस्फेयर की तरफ गए और फिर यहां पर मुझे मिला। तो यहां मल्टी हॉपिंग की गई है, तो उसको इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये मेरा सिंगल हॉप, यहां से आइनोस्फेयर पे गया, सीधा रिसीवर पर आ गया, और ये हमारा मल्टी हॉप की दोबारा से रिसीव हुआ, फिर यहां से फिर से सेंड किया, फिर दोबारा मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिला। तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस की अगर बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो द स्काई वेव आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो कहानी मैंने बताई वो यहां पर लिखी है। तो वो रिटर्न बैक होता है, फिर से अर्थ के पास आएगा, फिर दोबारा हम भेजेंगे, और इस तरीके से वो राउंड द अर्थ ट्रेवल कर सकता है। सो अगर हम बात करें मैक्सिमम प्रैक्टिकल डिस्टेंस जो स्काई वेव कर सकती हैं, तो सिंगल हॉप के केस में 2000 किलोमीटर अगर ई लेयर से वापसी आती है, 4000 किलोमीटर जब वो F2 लेयर से सामने आती है। अगर वो ओवर द सरकमफ्रेंस, मतलब लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय करना हो अगर, तो उसे मल्टी हॉपिंग करनी होगी। फाइन, और कुछ चीजें ऐसी भी हमें ध्यान में रखनी होगी जो इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट से वेस्ट अगर हमारा सिग्नल जा रहा है, उस केस के अंदर क्या होता है कि आधे में क्या है, दिन है, और आधे में क्या है, रात है। रात के टाइम पे कुछ लेयर्स गायब हो जाती हैं, आइनोस्फेयर की वैल्यू जो है वो कुछ नीचे की तरफ आ जाती है।
तो उस केस में स्किप डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो ये सारी बातें भी हमें बखूबी ध्यान रखनी चाहिए जब भी हमें स्काई वेव प्रोपोगेशन करना है। एक्चुअली व्हाट द कम्युनिकेशन इंजीनियर डज in this particular situation. So this is all about the skywave propagation and terminologies. अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे space wave propagations. Thank you all. हेलो एवरीवन। इस यूनिट के 3 मेजर पार्ट थे। सबसे पहला ग्राउंड वेव, उसके बाद स्काई वेव और अब थर्ड पार्ट है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके फंडामेंटल्स के बारे में और कुछ डेफिनेशंस जो हमें स्पेस वेव कम्युनिकेशन के बारे में याद रखनी चाहिए। स्पेस वेव कम्युनिकेशन जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, इसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं और साथ ही साथ हम इसे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ट्रांसमीटर एंटीना सिग्नल भेजता है और डायरेक्टली वो रिसीवर एंटीना पर जाकर रिसीव होता है। अब दूसरी बात यहाँ ये भी है कि अर्थ का सरफेस जो है वो कर्व्ड है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में होगा जिसको हम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब हम कहां से लेकर कहां तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं एक्चुअली। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस जो कि कर्वेचर ऑफ अर्थ पे डिपेंडेंट होता है। सो स्पेस वेव कम्युनिकेशन लिमिट हो जाता है लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस क्या होता है और क्या उस चीज से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने अज्यूम की अर्थ की सरफेस जो कि कर्व फॉर्म में हमने ली। यहाँ सेंटर ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये रेडियस आर, स्मॉल आर। सपोज हमारी जो ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट है वो है स्मॉल एच टी और रिसीवर एंटीना की हाइट है एच आर। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन ए से लेकर बी तक हमें ट्रांसमिशन करना है। सो ये कर्व्ड सरफेस है, जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, अगर हाफ हाफ में डिवाइड करें तो यहाँ एक एंटीना है और दूसरी तरफ ये एंटीना, हम ऐसा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हमें इस डिस्टेंस को निकालना होगा और यही बताता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन की रेंज के बारे में भी। चलिए इस रेंज को कैलकुलेट करते हैं। रेंज कितनी हो गई यहाँ पर, ये डी और दूसरा वाला डी, इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है, जो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये रिलेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फाइनली निकल कर आ जाएगा विच इज 2r, r is the radius of earth, ht इसका अंडर रूट और सिमिलरली फॉर द रिसीवर साइड। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाली, यहाँ पर पुट कर दी। चलिए अब इस r की वैल्यू भी ले लेते हैं जो होती है 6370 किलोमीटर। ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारा निकल कर आएगा, जो आपको याद रखना है, वो है 3.57 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट इट इज अंडर रूट ऑफ एच टी प्लस अंडर रूट ऑफ एच आर। सो D यहाँ पर जो बता रहा है वो है मैक्सिमम LOS डिस्टेंस, दैट इज लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पेस वेव प्रोपोगेशन। सो यहाँ पर ये लिमिट करता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन को कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक कहानी आती है इफेक्टिव अर्थ रेडियस की। यहाँ पर एक लॉजिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम का। पहले इस थ्योरी को हम समझ लेते हैं। ये अर्थ की सरफेस मैंने ली, यहाँ ट्रांसमीटर एंटीना की बात करते हैं, रिसीवर एंटीना की बात करते हैं, जो कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस डायरेक्ट लाइन से जुड़ सकता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमने अज्यूम की कि म्यू जो है हमारा 1 है, मगर हमें एक चीज भी पता है, जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ बढ़ते जाएंगे म्यू की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है और नीचे ये ग्रेटर देन 1, बीच में कहीं इक्वल टू 1 और धीरे धीरे ये कम होती चली जाती है। सो एट अ डिस्टेंस हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली ट्रांसमिशन एंटीना की जो वेव्स हैं वो सडनली डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी एक्चुअली, जिसकी वजह से जो एक्चुअल हाइट है हमारी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं और जब वो रेरर मीडियम से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके वापसी नीचे आ जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि वो सीधे ना जाकर थोड़ा थोड़ा हाइट वो क्या कर देती है, डिके कर देती है।
मैंने यहाँ पर इसी थ्योरी को लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, म्यू की यहाँ पर हम बात करें, तो नियर द सरफेस क्या होता है, वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं हाइट पर, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, जिस डिक्रीज होने की वजह से हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है और हमारी वेव्स जो हैं वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है, मतलब एक्चुअल हाइट जो है वो कम होने लगती है। तो रेडियो वेव जो है, जो पाथ फ्लो करेगी, वो स्लाइटली डाउनवर्ड टू द कर्वेचर आ जाएगा। दिस मेक्स इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन द एक्चुअल रेडियस, मतलब यहाँ एक्चुअल रेडियस क्या होगा, वो कम हो जाएगा जब हम इफेक्टिव रेडियस आर की बात हम कर रहे हैं। इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लिया गया है रेडियस ऑफ द अर्थ एज वेल एज द हाइट ऑफ द एंटीना। दिस इज फुल कर्वेचर यहाँ पर माना गया है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इस फिगर से इसी बात को अगर समझें, सो यहाँ से मेरी वेव अगर प्रोपोगेट होती है जिसकी वेलोसिटी v है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा v dt। अगर वो dt टाइम के लिए ट्रेवल करती है, ये रेडियस हमारा r हो गया, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल हमारा जो डिफरेंट होगा, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारी रे पाथ को फॉलो करेगी। तो यहाँ दूसरी चीज ये भी है कि जो नॉर्मल रेडियस है, यहाँ पर इस तरीके से r लिया है और यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो दिखा रहे हैं ये एक्स्ट्रा हो गया है। एक्चुअली यहाँ अज्यूम किया गया कि रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, एक्चुअल जो हाइट है वो हमारी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो क्यों ना हम पहले से ही रेडियस को ज्यादा मानना स्टार्ट कर दें, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ही हम एंटीना की हाइट को डिजाइन करें। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर इफेक्टिव अर्थ रेडियस के कैलकुलेशन में। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो है आर डी थीटा। अगर एक पर्टिकुलर एंगल डी थीटा से वो मूव किया है, तो वी अगर वेलोसिटी है उस वेव की, तो यहाँ पर हो जाएगा वी डी टी। अब मानते हैं कि वो थोड़ी सी एक हाइट वहां पर बढ़ा दी है, तो आर प्लस डी एच डी थीटा, तो वेलोसिटी भी वी के अंदर हम इंक्रीज कर देंगे डी वी। फाइनली इस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर से हम एक्चुअल पार्ट को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आर कर दिया और यहाँ पर माइनस वी कर दिया। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन निकल कर आ गई, डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू डी वी बाय डी एच। तो इस वैल्यू को हम नेक्स्ट यूज करेंगे। उससे पहले हमें एक फॉर्मूला भी याद रखना है जो पीछे इस लेक्चर्स में था, वो था v इक्वल्स टू सी बाय अंडर रूट ऑफ के आर इक्वल्स टू सी बाय म्यू। तो ये रिलेशन हमारे पास पहले था, तो यहाँ पर हम डी वी बाय डी एच निकाल लेते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंगली। इसको हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद फिर से हमने वैल्यू को रखा जो कि सी बाय म्यू इक्वल्स टू वी। तो ये v यहाँ पर दोबारा से आ गया। म्यू इक्वल्स टू 1 हमने अज्यूम किया नॉर्मल एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंगली, तो मेरे पास डी वी बाय डी एच निकल कर आ गया, जो पीछे वाले रिलेशन के करस्पॉन्डिंगली होगा डी थीटा बाय डी टी के। अब हम फिर से यही वाली रिलेशन यूज करने वाले हैं, वी डी टी इक्वल्स टू आर डी थीटा। उसके करस्पॉन्डिंगली हमने सारी वैल्यूज रखी, इसको हमने कैलकुलेट किया। अब वही बात इस रिलेशन से प्रूव भी हो जाती है कि जो आर है हमारा, जो कर्वेचर का रेडियस है, वो हाइट के रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द म्यू विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज हमने प्रूव भी कर ली है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेडियस वहां पर पहले से बढ़ाकर चलते हैं, सो दैट हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, निकालना आसान हो जाए ट्रांसमीटर की हाइट को और रिसीवर की हाइट को। तो इन प्रैक्टिस यहाँ पर लिया जो जाता है वो 4/3 टाइम्स लिया जाता है रेडियस ऑफ अर्थ को। तो नॉर्मली आर हमने लिया, मगर यहां पर हम अज्यूम करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टी एक्स एंड आर एक्स विच इज 4/3। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो यहाँ आर डैश हो जाएगा 4/3 आर। अब ये सारी वैल्यू को हम लेकर पीछे वाली रिलेशनशिप में जहां हमने कैलकुलेट किया था डी को, वहां पर पुट करेंगे और कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फाइनल टर्म निकल कर आ जाएगी 1.414 अंडर रूट एच टी प्लस अंडर रूट ऑफ एच आर, 1.414 विच इज अंडर रूट 2। और यहाँ पर जो हाइट है वो लेनी है हमें फीट के अंदर, और फाइनल जो वैल्यू निकल कर आएगी वो यहाँ माइल्स में आएगी। सारी चीजें अंदर यहाँ पर चेंज ऑलरेडी की हुई हैं। अगर न्यूमेरिकल आता है तो सीधा आप वैल्यू यहाँ पर रखिए और आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और जल्दी से हम याद कर लेते हैं।
कुछ एक प्रॉब्लम ये भी थी जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बात करी कि यहाँ से लाइन ऑफ साइट जो है हमारी स्ट्रेट जा रही है, मगर कर्वेचर के पास आने के वो एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के अंदर जाएगी, तो वो सीधी ना आकर वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, टर्न कर जाती है अर्थ की तरफ। सो इसकी वजह से कुछ रेडियस हमारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कहा इसको R0 और यहाँ पर कहा इसको R। तो R जो है वो है एक्चुअल, जिसको हम ऑप्टिकल होराइजन से जानते हैं, और जो एक्चुअल होता है उसको हम रेडियो होराइजन के नाम से जानते हैं। सो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑप्टिकल होराइजन एंड रेडियो होराइजन। ऑप्टिकल होराइजन तो हमारा नॉर्मल है जो हमने कैलकुलेट किया, विच इज D1 प्लस D2। इसको हम ज्योमेट्रिकल होराइजन के नाम से भी जानते हैं, मगर कर्वेचर चेंज होने की वजह से जो वैल्यूज चेंज हुई उसको हम रेडियो होराइजन बोलते हैं। जब इफेक्टिव रेडियस हम क्या लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं। अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो रेडियो होराइजन निकल कर आता है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली √2h। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस वेव प्रोपोगेशन फंडामेंटल्स। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फील्ड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप कैलकुलेशन, और उस पे इफेक्ट्स किस किस तरह से होते हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ। यहाँ पर हम फील्ड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर होने वाले इफेक्ट बिकॉज ऑफ द कर्वेचर एंड बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट अर्थ के बारे में। स्पेस वेव प्रोपोगेशन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव के। तो इसी चीज़ को अगर हम इस फिगर से समझें, ये ट्रांसमिशन एंटीना हमारा T और ये हमारा रिसीवर एंटीना R। अगर यहाँ T1 से लेकर R1 तक ये जा रहा है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और दूसरा अगर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो यहाँ दो अलग अलग पाथ हो जाते हैं, जिसके अंदर हमने ये प्रोजेक्शन नीचे वाला लिया है, सो दैट हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आसान हो जाएं। अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, हम इन दोनों डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने वाले हैं और फिर उससे निकालेंगे हम फील्ड स्ट्रेंथ को। तो इन ट्राइंगल के अंदर देखते हैं जो है T1 R1 M1, आप इसको T डैश R डैश M डैश भी कह सकते हैं, और दूसरा ट्राइंगल हमारा T डैश AB। तो इन ट्राइंगल्स के अगर हम देखें और कैलकुलेट करें पाइथागोरस थ्योरम के करस्पॉन्डिंगली, तो D1 स्क्वायर हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा और D2 स्क्वायर भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। R डैश जो है वो RA के इक्वल है, मतलब ये हाइट इस हाइट के इक्वल है, जो कि HR के इक्वल होगी। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर दोनों में रखें और सॉल्व करें तो D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू आने के बाद दोनों के बीच का हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होगा D2 माइनस D1 एंड विच इज डिनोटेड बाय PD। और इसको हम कैलकुलेट करें, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर रखें तो हमारा आ जाएगा 2HT HR डिवाइडेड बाय D। ऑप्टिक्स से एक रिलेशन और भी निकल कर आता है कि जो फेज डिफरेंस है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रखें तो हम अल्फा को निकाल सकते हैं, मतलब हम दोनों के बीच का फेज डिफरेंस को निकाल सकते हैं इन रेडियंस, विच इज 4πHT HR बाय D लैम्डा। लैम्डा इज द ऑपरेटिंग वेवलेंथ। अब ये पर्टिकुलर जो अल्फा है, जो फेज डिफरेंस है, वो बिकॉज ऑफ द पाथ डिफरेंस है, मगर एक दूसरा भी यहाँ पर डिफरेंस है, वो है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से जो फेज चेंज हो रहा है, जिसकी वैल्यू हमारी 180 डिग्रीज होगी। तो टोटल फेज डिफरेंस जो हमारा आ जाएगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, जहाँ बीटा है हमारा 180 डिग्री, या हम कहें 2π रेडियंस। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो विच इज इक्वल्स टू ER से हमने डिनोट किया E0, विच इज फ्री स्पेस फील्ड, 1 प्लस K e⁻j थीटा। यहाँ पर K है हमारा इफेक्टिव अर्थ रेडियस। ER की वैल्यू हम चेंज करें, यहाँ पर हम E की पावर को cos थीटा माइनस j sin थीटा में रखें, सारी वैल्यूज को चेंज करें, कैलकुलेट करें और उसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो हम इस फाइनल इक्वेशन पर पहुँच जाएंगे। इस फाइनल इक्वेशन के बाद हम अज्यूम करें कि हमारी अर्थ जो है वो परफेक्ट है, जहाँ K की वैल्यू हम 1 लेकर चलें और थीटा की वैल्यू हम पीछे इक्वेशन से उसकी पुट कर दें।
तो हम ER को कैलकुलेट कर पाएंगे विच इज 2 E0 साइन दिस वन। अब हमारा जो D है वो बहुत बड़ा है HR से, HR मतलब रिसीविंग एंटीना की हाइट से, तो हम यहाँ से साइन वाली टर्म को रिमूव कर देंगे और सॉल्व करेंगे। सो फाइनली हमारा ER निकल कर आ जाएगा, जो हमारा है फील्ड स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बिटवीन दैट फील्ड जो हमारी पहुंच रही है और हमारी फ्री स्पेस फील्ड के बीच में। मतलब इन दोनों फील्ड्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखें, रिसीवर एंटीना की हाइट और ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट। अब हमारे पास एक चीज़ और भी है जो फ्री स्पेस कम्युनिकेशन से आती है, विच इज़ E0 इक्वल्स टू EF डिवाइडेड बाय D, where EF is the field strength of direct ray and that is equals to 7 under root P by D, where P is the radiated power। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ये फ्री स्पेस कम्युनिकेशन से लिया गया है। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो फाइनली हमारा ER निकल कर आ जाएगा, जो हमें बताता है कि जो ER है हमारा वो अंडर रूट P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ST HR के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस दैट इज LOS डिस्टेंस के है, और साथ ही साथ हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑन फील्ड स्ट्रेंथ पर। इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पर क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती हैं? सबसे पहला, फील्ड इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। यहाँ दो तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं, हालांकि दोनों ही अपोजिट हैं, क्योंकि यहाँ पाथ डिफरेंस हो रहा है तो दोनों ही सिग्नल हमारा रिफ्लेक्ट होके या फिर डायरेक्ट दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि अर्थ हमारा स्फेरिकल है, स्फेरिकल होने की वजह से जो रिफ्लेक्टिव वेव पहुंचेगी वो लगभग सेम टाइम वहां पर पहुंचेगी, वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, जिस वजह से ये फील्ड स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग केस में हम ले सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस के केस में किस तरीके से फील्ड हमारी इफेक्ट होगी बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। और दूसरा हमारा सिस्टम रह गया वो है बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्ट अर्थ। हम ये जानते हैं ER वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द LOS डिस्टेंस विच इज D स्क्वायर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि D स्क्वायर यहाँ पर है, जैसे जैसे हमारा D चेंज होगा एक पर्टिकुलर वैल्यूज पर, ER हमारा ऑसिलेटरी सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो ऑसिलेटिंग होगी और दोनों अलग अलग ऑसिलेशंस के बीच में कुछ इंटरफेरेंस फील्ड भी मौजूद हो जाएगी। सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारा D बढ़ेगा स्ट्रेंथ डिक्रीज तो होगी, मगर यहाँ पर कुछ ऑसिलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाली टर्म है। और इसी के साथ साथ अगर ये हमारी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर एटेनुएशन होगा, फ्री स्पेस लॉसेस भी होंगे, नॉइस भी होगी, एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे वहाँ पर लोअर डाउन हो जाएगी, मल्टीपाथ बन जाएंगे और साथ ही साथ थर्मल नॉइस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो ये हमारा था ओवरऑल स्पेस वेव कम्युनिकेशन। अब लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। Hello everyone. So finally we are at the last lecture of Unit 5 as well as the last lecture of this syllabus, antenna and wave propagation. Thanks for your patience in this subject. यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। टोटली थ्योरेटिकल है, बहुत सारी चीजें कहानी के रूप में मैं बताने वाला हूँ। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या फिर कहें प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो वेव्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिकल रेडियो कम्युनिकेशन। हमने वेव्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को हमने अलग अलग बैंड्स के अंदर पहले बांटा और उस अलग अलग बैंड के करस्पॉन्डिंगली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक किया कि कहाँ कौन सी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो सकता है, किस फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड वेव में ले सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी को स्काई वेव में और किसको स्पेस वेव के अंदर। प्राइमरीली हमने उसको बैंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके बाद आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं। वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 से 30 किलोहर्ट्ज तक, जिसको वर्ल्ड वाइड टेलीग्राफी में इस्तेमाल किया गया था। लो फ्रीक्वेंसी 30 से 300 लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 से 3000 किलोहर्ट्ज ब्रॉडकास्टिंग नेविगेशन शिप्स के अंदर, हार्बर टेलीफोन्स के अंदर इस्तेमाल किया गया। हाई फ्रीक्वेंसी 3 से 30 मेगाहर्ट्ज
उसके बाद उसको मॉडरेट लॉन्ग डिस्टेंस के केस में लेकर आए और वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज 30 से लेकर 3000 तक उसको हम शॉर्ट कम्युनिकेशन, टेलीविजन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एरोप्लेन्स मतलब स्काईवे कम्युनिकेशन, और उसके बाद अपर फ्रीक्वेंसीज को हम स्पेस कम्युनिकेशन मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। सो वो यहाँ पर आ गई है 300 से 3000 शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन रडार रिले, SHF 3000 से 30000 और उसके बाद EHF एक्सट्रीमली हाई, एक्चुअली उसको हम आगे अभी एक्सपेरिमेंटल वे में है, उसको हम आगे इस्तेमाल मतलब करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स को जो मेजर हैं यहाँ पर 5, 3 से 30, 20 से 100, 1000 से 535, 535 से 1600 और 1600 से 300। ये सारे अलग अलग बैंड्स हैं, इनको हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में पढ़ते हैं। तो करते हैं स्टार्ट कहानी VLF से। VLF जहां पर हम बात करें 3 से लेकर 30 किलोहर्ट्ज की। सो प्रोपोगेशन यहाँ पर सरफेस वेव के केस में ही किया जाता है, ग्राउंड वेव के केस में ही किया जाता है। एटेन्युएशन काफी कम रहता है मगर कुछ ही किलोमीटर तक यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओकेजनल यूज पर हम इसके अंदर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज को ले आते हैं क्योंकि दिन के टाइम पर हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन, बट रात के टाइम पर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, इनएफिशिएंसी यहाँ पर आ जाती है। कन्वेंशनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, पुराने टाइम पर टेलीग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया है, नेविगेशन के पर्पस में शिप्स में इस्तेमाल हुआ है, कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल इसका हुआ था। सी के केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, रडार सोनार के केस में हम इसको इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के केस में काम आता था। क्योंकि ये लोअर पार्ट ऑफ आइनोस्फेयर से ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं सारी, तो हम इसको फर्दर डिस्टेंस के लिए नहीं ले जाते। हालांकि अगर करें भी तो 70 से लेकर 80 किलोमीटर तक इस्तेमाल करा जा सकता है। नॉइस काफी ज्यादा आ जाती है इसके केस के अंदर। अगर सी वाटर के अंदर की बात करें तो 30 dB पर 1000 किलोमीटर रहती है, जो कि लैंड पे 6 dB पर 1000 किलोमीटर के आसपास आती है। अगर हम 20 किलोहर्ट्ज की बात करें तो यहां पर लीस्ट एटेन्युएशन होता है। फाइनली इसे हम वेरी लार्ज लेंथ एंटीना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम, लैम्डा ज्यादा, तो हाइट भी λ/2 जैसा मैं हमेशा बताता आया हूं वो भी बढ़ जाएगी। बढ़ते हैं VLF प्लस LF अगले बैंड की तरफ, जिसके अंदर वेरी लो और लो का इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसमें एटेन्युएशन कम हो जाएगा, बट सीजनल प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है, ड्यूअल नेचर यहाँ मिलते हैं। ईयरली वेरिएशंस भी फ्रीक्वेंसीज और एटेन्युएशन में मिलता है। रात के टाइम पे स्ट्रॉन्गर, दिन के टाइम पे नहीं। विंटर और समर के टाइम पे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, 1000 किलोमीटर तक इस्तेमाल करते हैं। फेडिंग यहाँ पर नहीं होती नॉर्मल सेंस में, जब हम इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं LF प्लस मीडियम फ्रीक्वेंसी के केस में, जो अगला यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर यहाँ अटेन्युएशन रैपिडली होता है आइनोस्फेयर में, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ भी मोस्टली हम क्या है कि ग्राउंड वेव रेंज के अंदर ही रखते हैं, अभी हम स्काई वेव की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो ग्राउंड वेव के लिए काफी सक्षम है, बट स्काई वेव प्रोपोगेशन यहाँ पर मॉडरेट रेंज के लिए भी किया जा सकता है। But it is not possible to have dependable long distance communication from this particular range. Fine. बढ़ते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसीज। मीडियम फ्रीक्वेंसीज जो कि 535 से 1600 किलो हर्ट्ज के केस में मेनली रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। दिन के टाइम में ब्रॉडकास्टिंग इससे की जाती है। एंटायरली ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यहाँ पर यूज किया गया। दोनों का मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं दिन और रात के केस के अंदर। लोअर अर्थ की जो कंडक्टिविटी है वो हायर रहती है, इसकी वजह से वहां फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हाई होना चाहिए। डे टाइम सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस मोर रैपिडली। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए हमें इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी प्लस हाई फ्रीक्वेंसीज जो कि नेक्स्ट रेंज है, यहां से हम स्काई वेव प्रोपोगेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यहां से एक एफिशिएंट वे में स्काई वेव प्रोपोगेशन हम कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ना,
लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। फाइन, स्काई वेव तो स्टार्ट हो गई, बट अभी भी लॉन्ग वेव के लिए हमने नहीं किया। अब जैसे ही स्काई वेव की बात आ गई तो हमारे पास MUF की बात कंसीडर करने लगेंगे। सच कम्युनिकेशन जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन स्काई वेव के थ्रू हम करते हैं। लॉसेस यहाँ पर आइनोस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज अभी कम है और हमें पता है एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f²। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एटेनुएशन ज्यादा रहता है इस पर्टिकुलर रेंज में अगर हम स्काई वेव प्रोपोगेशन करते हैं। हालांकि हम शॉर्ट रेंज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं एज फार एज दिस MUF इज कंसर्न। आगे बढ़ते हैं 3 से 30 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब जैसे ही आगे बढ़े तो स्काई वेव काफी एफिशिएंट हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक कर पाएंगे। एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी काफी लो हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहां पर बढ़ जाती है। E और F लेयर्स से टकराकर ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी रिटर्न हो जाती है अबव 30 मेगाहर्ट्ज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्पेस वेव प्रोपगेशन, जिसे हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर रिफ्लेक्शंस, स्पार्डोइक ई रिफ्लेक्शंस के बारे में जो मैंने बताया था आपको जब एटमॉस्फेयर के लेक्चर में थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। बिल्डिंग से टकराकर भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ऐसे कम्युनिकेशन को FM के लिए, टीवी सिग्नल के लिए, रडार, एयरक्राफ्ट, रेडियो नेविगेशन, रेडियो रिले, शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, रडार, सोनार, बहुत सारी ऐसी चीजें में हम इस्तेमाल करते हैं। इवन आज के समय पे हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नॉर्मल व्हीकल्स के अंदर भी सेंसर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा स्टार्ट है स्पेस वेव प्रोपोगेशन का, या फिर ये कहें कि एक एक्यूरेट कम्युनिकेशन या लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के बारे में कहें तो हम इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर करते हैं।